वंदना यादव के उपन्यास पे सवाल चूंकि आपने पूछ लिया, मैं उस पर अपने आप को केंद्रित रखूंगा। लेकिन पहले तो उनको मैं बधाई दे दूं कि ये बहुत ही पठनीय उपन्यास है। उपन्यास लगातार आप उसको पढ़ते जाते हैं। दूसरी बात, बड़ी सहजता के साथ वो लिखा गया है। लेकिन वो असल में परिवारों के भीतर, खासतौर पर जो संयुक्त परिवार होते हैं, उनके भीतर के टकराव, तनाव और उनके भीतर बढ़ रहे खोखलेपन को सामने लाने वाला, उजागर करने वाला उपन्यास है। उपन्यास की दूसरी खासियत जो मुझे लगती है वो उसके महिला किरदार हैं। खासतौर पे राम प्यारी जो शेर सिंह की पत्नी है, वो इतनी ताकतवर साबित होती है कि सारे संस्कारों को धत्ता बता देती है। ये एक अलग सी ताकतवर महिला है। हालांकि सच ये है कि आत्मा के सामने आ जाने से, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, वो लाइट गुम हो गई है, आ जाएगी तुरंत लाइट, तो फिर शायद रोशनी आने लगेगी। तो जो तीसरी बात है कि ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास जिसमें आत्मा देख रही है अपने क्रियाकर्म को, अपने बारे में समाज की राय को, कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये युक्ति बड़ी प्रचलित सी युक्ति है, और एक नहीं, इस पे कई कहानियां, उपन्यास तो मुझे तत्काल ध्यान नहीं आ रहे हैं, कई कहानियां हैं। दूसरी बात मुझे ईमानदारी से लगती है कि असल में इस उपन्यास का सबसे कमजोर पहलू वही है। इस उपन्यास के साथ जो सबसे कमजोर पहलू है, शेर शाह उस पूरे शेर सिंह की मौजूदगी उसको एक कॉमिकल टच देती चलती है। कह रहे मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, तू ऐसा कर रही है, देख कैसे बोल रहे हैं। उसकी सारी चिंताएं जेन्युइन हैं, लेकिन वो उपन्यास में एक तरह का कॉमिकल एलिमेंट डालता सा चलता मुझे लगता है। तो ये जो चीज है वो मुझे थोड़ी सी परेशान करती है उपन्यास के भीतर। लेकिन उसके अलावा परिवारों के भीतर जड़ जमाए संस्कारों के बीच अलग अलग पीढ़ियों की महिलाएं क्या सोचती हैं। अच्छा, एक के बाद एक कई मौत वहां हो रही है, 4 मौत हो गई है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतने सारे लोगों को मार देने का क्रूर कर्म क्यों किया इन्होंने। क्या ये पूरी कहानी एक दो लोगों की मौत से नहीं चल सकती थी? तो एक को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे जवान लड़के को एक्सीडेंट में मार दिया। तो ये इत्तेफाक उपन्यास में थोड़े ज्यादा हैं। हालांकि उसके बहाने जो कहानी, एक जो समानांतर कहानी है, जो सुगंधा और सीमा के बीच की कहानी है, जो एक बेटे की मौत हो गई है और वह दूसरी लड़की के साथ रहता है जिसको सब स्वीकार करते हैं, लेकिन अंत में पत्नी जो है वही सारे अधिकार पे कब्जा कर लेती है। मैं चाहता था कि थोड़ी आधुनिकता, थोड़ा खुलापन उसके प्रति भी दिखाया जाता। राम प्यारी हर मोर्चे पे, अच्छा कहां से उसमें ताकत आती? जीवन भर तो पति के साथ, पति के आचरण के हिसाब से चली। बाद में भी शायद आखिरी में इशारा ये है उपन्यास में कि कहीं कहीं पति उसको गाइड कर रहा है। लेकिन या कम से कम उस गाइड करने को हम प्रतीकात्मक अर्थ में ले सकते हैं कि उस गाइडेंस में एक तरह की प्रतीकात्मकता शामिल है। शायद ये अपनी ओर से सोच रही है कि ऐसा उसके पति चाहते होंगे। हम लोग अक्सर ये बात सोचते हैं कि मृतकों की क्या इच्छा होगी। तो ये जो है राम प्यारी का किरदार जो है बहुत मजबूत किरदार है। ये मजबूती शायद इस वजह से भी आई है कि आर्थिक तौर पे वो मजबूत है। यानी पति ने ये समझदारी की कि उसका बैंक बैलेंस बनाए रखा, उसके पास अधिकार रखे, उसको पैसे इतने दिए कि अपने बिगड़े हुए बेटों से, अपने भटके हुए बेटों से वो लोहा ले सके। और इस काम में घर के दूसरे सदस्य भी उसके साथ खड़े होते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। नहीं तो अमूमन ऐसी वृद्धाएं अकेली पड़ जाती हैं, वो पीछे छोड़ दी जाती हैं, उनकी हत्या हो जाती है। जो इसमें रामप्यारी एक बार उसको डर भी लगता है कि अगर इतने सारे रिश्तेदार न होते तो पता नहीं ईश्वर मेरा क्या करता। तो इन सवालों के मेरे भीतर पैदा होने के बाद भी उपन्यास पठनीय है, अपनी पारिवारिक तनाव और उसके भीतर के खोखलेपन को उजागर करने में सक्षम है, और मैं वंदना जी को बधाई देता हूं। सर, ये समाज की सच्चाई है कि मुखिया के मृत्यु होने पर, असहाय होने पर मुखिया के उत्तराधिकारी उसकी जगह लेने की कोशिश करते हैं
और हाँ सभी हाँ पावर अपने हाथ में रखते हुए स्वयं भी मुखिया की भूमिका में आ जाते हैं। इस हाँ। उपन्यास में भी शेर सिंह का बेटा और बहू सत्ता को अपने हाथ में ले लेने का पूरा प्रयास करते हैं। परिवार में सत्ता के हस्तांतरण और के विषय में विषय को आप किस रूप में देखते हैं? असल में संयुक्त परिवारों का एक पुराना झगड़ा रहा है। हिंदुस्तान में जो 2 करोड़ केस अदालतों में लंबित हैं, उनमें 75% केस प्रॉपर्टी के झगड़े के हैं, जो भाइयों के बीच, बाप बेटों के बीच, चाचा भतीजों के बीच चल रहे हैं। तो ये बहुत पुराना है। अमूमन उसमें महिलाओं को किनारे कर दिया जाता है। अब जो नए कानून बने हैं जिनमें प्रॉपर्टी में महिलाओं का हिस्सा है, जो अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी फैसला है और जिसपे अभी तक अमल नहीं हो रहा है। यानी जो बहन अपने भाई से हिस्सा मांग ले, वो तो बिल्कुल जालिम बहन है, वो तो बिल्कुल मनुष्य नहीं है। बहन भाई उसके दहेज में भले ही बहुत खर्च कर दे, लेकिन वो उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देने को आज भी सामाजिक तौर पे तैयार नहीं है। तो इस कहानी का भी लबो-लुबाब वही है। यहाँ फर्क सिर्फ ये होता है जो पैदा करती है राम प्यारी, कि राम प्यारी के पास बैंक बैलेंस है, राम प्यारी के पास कैश है और राम प्यारी के पास वो पावर है। हालांकि ईश्वर सारी ताकत लगाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उपन्यासकार भी राम प्यारी के साथ खड़ी है, तो थोड़ा सा वो उसका रास्ता आसान बनाती है। नहीं तो जायदाद के झगड़े तो इस वसीयत को कोर्ट में चैलेंज करने पहुंच जाते, 2-4 लोग उस वकील को पीटने पहुंच जाते कि तू हमारे घर में तू क्यों दखल दे रही है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं और बड़े क्रूर और निर्मम और बिल्कुल वहशी हदों तक जाती हैं। ऐसी चीजें हम लोग देखते रहे हैं। लेकिन तो यही बात है, उत्तराधिकार के सवाल पे महिलाओं का प्रॉपर्टी में हिस्सा हो, ये बहुत साफ होना चाहिए, जो है और जो उनको मिल नहीं रहा है। इस उपन्यास में शेर सिंह की आत्मा का वर्णन है, जो शरीर का त्याग करने के बाद कुछ अधिक तटस्थ, उदार और संवेदनशील दिखाई देता है। तो कभी कभी गुस्से वाला, जिद्दी, इमोशनल आदि मानविक गुणों से परिपूर्ण भी दिखाई देता है। यह उपन्यास आत्मा, पुनर्जन्म, मुक्ति के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाते हुए ऐसा लगता है पढ़ते समय कि कहीं ये विश्वास और मजबूत तो नहीं बन सकता है। मेरा प्रियदर्शन सर से सवाल है कि इस उपन्यास में जिस तरह से आत्मा में भाव भरा गया है और लेखिका उसकी मुक्ति की भी बात करती हैं, और दूसरे शब्दों में भी कहें तो अगर मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो यह राम प्यारी के मन में जागने वाला शेर सिंह है। हो सकता है कि वो कोई आत्मा ही ना हो। तो आधुनिक समय में इसे विश्वास से जोड़ेंगे या अंधविश्वास से? आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असल में ये विश्वास अविश्वास का मामला ही नहीं है। ये बहुत ही, जो कहानी कहने की बहुत सारी प्रविधियां होती हैं, उसमें कहानी तो कहानी है, उसको हम यथार्थ क्यों मानते हैं। मूल बात यह है कि हम कहानी की मार्फत कहना क्या चाहते हैं। जब हम पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते हैं, जब हम दूसरी सारी कहानियां पढ़ते हैं, बिल्कुल आधुनिक समय में जब आप मुराकामी को पढ़ती हैं, तो मुराकामी में किरदार जो है बिल्ली से बात कर रहा होता है, बिल्ली की बात समझ रहा होता है, तो हम उस पर भरोसा करना चाहते हैं। आप दूसरे उपन्यासों में सलमान रुश्दी का किरदार जो है वो दूसरों के मन की बात समझ लेता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये विश्वास अविश्वास नहीं, कल्पना का मामला है। एक लेखक को यह अधिकार होता है कि वो अपने लिए कौन सी युक्ति चुने कथा कहने की। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हो सकता है शेर सिंह जो है वो राम प्यारी के मन में चल रहा हो, राम प्यारी लगातार उससे इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझे लगता है कि वैसी स्थिति में शायद शेर सिंह को इतना स्वतंत्र छोड़ नहीं देना चाहिए था। और बीच में एक हिस्सा लाल सिंह से भी उसकी बातचीत का आता है कि दोनों जो आत्माएं हैं आपस में गप कर रही हैं कि तू बर्गर बन रहा है या क्या बन रहा है। तो ये जो चीज है, मूल बात ये नहीं कि उन्होंने आत्मा दिखाई, उन्होंने परमात्मा दिखाई है, उन्होंने पुनर्जन्म की बात की। ऐसी फिल्में, ऐसी कहानियां बहुत रहती हैं। हम उसकी मार्फत जो कहना चाहते हैं वो ठीक से कह पा रहे हैं या नहीं। यहां मुझे लगता है कि वंदना जी की, जिसकी बात आकांक्षा भी कर रही थी, कि जो असली ताकत है वो घरों के भीतर के द्वंद्व को दिखाने की है। सुलोचना जैसा किरदार जो हमेशा कोई बुरी बात बोलती है, अचानक लाल सिंह चला जाता है, उसके बाद बैठ ऐसी जाती है वो जैसे बदल सी जाएगी।
या जो रजनी है। तो इतने सारे किरदार, उन सबकी अलग पहचान देना और उन सबको मेंटेन करना, वहां असली कहानी है। उस कहानी में बीच बीच में ये बाधा सा बनता है। ये उसका मतलब राम प्यारी से उसको और अगर उस युक्ति का इस्तेमाल करना था तो उसको थोड़ा बदलने की जरूरत थी। हालांकि कई लोगों को हो सकता है, जैसे सिनेमा में होता है, जैसे कई कहानियों में होता है कि एक तरह की रिलीफ के लिए, एक कॉमिक रिलीफ के लिए कैरेक्टर आता है, तो शेर सिंह की अनुपस्थिति जो है, उसके बावजूद उसकी उपस्थिति उस रिलीफ का काम करती होगी। लेकिन उपन्यास की ताकत वही है, वो घर परिवार के माहौल में क्या खाना पक रहा है, कैसे पक रहा है, और नौजवानों के विरोध में, विद्रोह में जो सूरज है, और उसका वो पहलू बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मुझे लगता है और डील करने की जरूरत थी। सूरज, सीमा और सुगंध की, जो पुष्कर की अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी लड़की के साथ रह रहा है, और मुझे लगता है कि उसके साथ न राम प्यारी ने न्याय किया, न लेखिका ने न्याय किया। वो ऐसी कसूरवार नहीं थी, कसूरवार तो पुष्कर भी था। उसका बेटा बाल कटाने को तैयार नहीं होता है, माँ के कहने पे कटा लेता है। तो और वो पृष्ठ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको 2 बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जब वो सीमा के कमरे में जाती है। और मुझे लगता है कि सूरज क्यों इतना अतिरेकी है। सूरज तो नए दौर का लड़का है, सूरज को कम से कम थोड़ी सहानुभूति दिखाता शायद वो, लेकिन तब भी हर आदमी अपने ढंग से कथा कहता है, वंदना जी का अधिकार है कि कहानी कैसे कहें। लेकिन इसमें अंधविश्वास, कहानियां अपने आप में अंधविश्वास होती हैं। हम उनको पढ़ के रोने लगते हैं, हम फिल्में देखते हैं, रोने लगते हैं। उसमें भरोसा किस बात का होता है? वो कोई ऐसी चीज होती है जो अभिनय में, जो किस्से के बल में, जो लिखने के अंदाज में पैदा होती है, कि हम कभी राम प्यारी के पीछे चल पड़ते हैं, कभी सुलोचना को डांटने की इच्छा होती है, कभी पार्वती को लगता है कि कितनी शैतान महिला है, और कभी लगता है कि कैसी बेचारी सी हो जाती है। तो ये लेखिका की ताकत है, इसको विश्वास अंधविश्वास से मत जोड़िए। जब आप शिल्प के ढंग से देखें तो कोई भी बदलाव उपन्यास में हो सकता है, बशर्ते वो कन्विंसिंग हो, पाठक को लेखक भरोसा करने पे मजबूर कर दे कि ऐसा हो सकता है। तो ये लेखक की सामर्थ्य पे निर्भर करता है, क्योंकि जीवन तो बहुत नाटकीय है, जीवन तो सिनेमा से और किस्सों से ज्यादा नाटकीय है। यहाँ लोग 10 दिन गड्ढे में रह के बच जाते हैं, और 15वीं फ्लोर से गिर के बच जाते हैं, और सोए सोए नींद में चल देते हैं। तो दुनिया बहुत नाटकीय है, तो यथार्थ से ज्यादा उसका विश्वसनीय होना जरूरी है अगर यथार्थवादी लेखन कर रहे हैं। तो जो राम प्यारी का किरदार है, अभी मैं देख रहा था कि शिवानी यादव का एक स्टेटमेंट है कि आई फॉर वन इंटरप्रेटेड शेर सिंह प्रेजेंस एज ए मेटाफर ऑफ ग्रीफ दैट राम प्यारी इज डीलिंग विद। राम प्यारी जिस दुख से गुजर रही है, उसका रूपक है शेर सिंह का किरदार, शेर सिंह की उपस्थिति। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि शायद राम प्यारी के दिमाग में वो चल रहा हो कि शेर सिंह ये चाहता, शायद उसको शेर सिंह से ताकत भी मिल रही हो, लेकिन तब शेर सिंह के हिस्से के जो संवाद हैं, उसकी उपस्थिति के जो वर्णन हैं, वो शायद थोड़े बदले हुए होते, थोड़ा सा उसमें राम प्यारी का नजरिया शामिल होता। यहाँ वो थोड़ी कम शेर सिंह का मामला कन्विंसिंग लगता है, लेकिन राम प्यारी का बदलाव ऐसा अति नाटकीय बदलाव नहीं है। संकट के समय बहुत सारे लोगों के इम्तिहान होते हैं, बहुत सारे लोगों की परीक्षा होती है, और जो मैंने कहा कि आर्थिक तौर पे अगर आप सबल हो और आपके साथ आपको मालूम है कि बाकी बल है, तो शायद आप अपने बच्चों से, अपनी बाकी चीजों से, एक आदर्शवादी कल्पना है कि वो अपना पूरा मकान किसी तीसरे को दे देती है और इतने बड़े संयुक्त परिवार को उससे वंचित कर देती है। हालांकि मैं कल्पना करता हूं कि ऐसा होगा तो इतने सारे लोग मुकदमा करने को टूट पड़ेंगे कि कैसे किसी और को दे सकती है, कानूनन तो ये प्रॉपर्टी जो है पुरखों की है, ये सब में बटेगी, मतलब उसके कानून अलग हैं। आपने अपनी जो कमाई की है आप जिसको भी दे दें, लेकिन अगर वो आपकी अपनी कमाई नहीं है, वो अगर आपने पुरखों से अर्जित की है, तो उसको आप मनचाहे ढंग से नहीं बांट सकते हैं। तो ये लॉजिक वहां भी जाता। तो ये सारी चीजें हैं अपने जगह पे,
लेकिन एक तो ये बदलाव ऐसे नाटकीय नहीं है जिन पे आप बहुत चकित हों। जीवन में हम ऐसे बदलाव, ऐसे ताकतवर लोगों को देखते हैं या कम से कम उनकी कामना करते हैं कि ये होता, तो वो राम प्यारी वो बदल रही है और वो बदलाव मुझे निजी तौर पे कन्विंसिंग लगता है। इसीलिए मेरी उससे शिकायत होती है कि वो सबके साथ न्याय करना चाहती है, सुगंधा के साथ नहीं करती है। सुगंध को भी अपना लेती, भाई वो पुष्कर उसके साथ रहा ही था, सुलोचना उनके घर जाके रह चुकी है जैसे सुगंध बता रही है, और सुगंध सीमा के पास जाती है जो कलेजा लेके, क्या हम साथ रहे, हमारा दुख साझा है, तो अपने आप में कमाल है। लेकिन न सीमा डिगने को तैयार है न राम प्यारी डिगने को तैयार है। तो क्या ये पुरुष तत्वात्मकता की स्त्री के भीतर पैठ जमाए जड़ता है जो ऐसे संबंध को अंततः उसके सारे त्याग के बावजूद, सब कुछ छोड़ देने की अपील के बावजूद माफ करने को तैयार नहीं होती है? इसका जवाब तो वंदना जी ही दे सकती हैं शायद।